आपका स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज के सेशन में हम तमिलनाडु नॉन गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर यूनियन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन 1962 स्टडी करेंगे और इस केस के थ्रू समझेंगे कि ट्रेड यूनियन बनाने के लिए एसेंशियल क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए। और इस केस को और अच्छे से समझने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा जो पहले वाला केस है रंगास्वामी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन नहीं देखा है तो एक बार आप वो केस देख लेना। क्योंकि चलिए अब इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस केस के प्रॉपर नोट्स आपको niyamsqanun.com पर मिलेंगे, तो इस सेशन के बाद में आप गूगल करना ना भूलें। और इसके साथ साथ हमें आपसे उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस लाने का। चलिए अब आते हैं इस केस के फैक्ट्स पर। तो यहाँ पे तमिलनाडु नॉन गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एक एसोसिएशन होता है और ये एसोसिएशन अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल करता है, लेकिन रजिस्ट्रार इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। और उसके पीछे वो ग्राउंड बताते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, जो कि एक एसेंशियल क्राइटेरिया है ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का। तो अब इस डिसीजन की वजह से अपीलेंट पहुंच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी इनके अपील को रिजेक्ट करते हुए रजिस्ट्रार का जो डिसीजन है वो सही ठहराते हैं। और उसके पीछे वो कुछ ग्राउंड बताते हैं। पहला कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, जैसा कि रजिस्ट्रार ने भी बताया। और यहाँ पे वो वर्कमैन की डेफिनेशन बताते हैं जो कि कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखी गई है, जिसके अनुसार वो पर्सन जो कि सेमी स्किल्ड है और अपनी जीविका चलाने के लिए फिजिकल वर्क है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही जो वर्कर है उसको वर्कमैन की कैटेगरी में डाला जाता है। और जो सिविल सर्वेंट है उनका वर्क इसमें शामिल नहीं है। सेकेंड बात, कोर्ट बोलती है कि जो ट्रेड यूनियन है जिसका मेन ऑब्जेक्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि जो ट्रेड यूनियन है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग पे बेस्ड है और जिसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म और कंडीशंस है उस पर नेगोशिएशंस होता है। और नेगोशिएशंस किन के बीच में होता है? एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच, और उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट की टर्म और कंडीशंस डिसाइड की जाती है। तो उसके अंदर भी जो सिविल सर्वेंट है वो नहीं आते हैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट की जो भी टर्म और कंडीशंस हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित होती है, तो उन पर नेगोशिएशंस नहीं हो सकता है। थर्ड, वो बताते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है जिसके अंदर स्ट्राइक वगैरह शामिल है, तो उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो इन तीनों ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है वो इनकी अपील को रिजेक्ट कर देते हैं। अब इन सब से परेशान हो जाते हैं अपीलेंट और वो चले जाते हैं अब मद्रास हाई कोर्ट के सामने। तो कोर्ट के सामने दो इश्यूज रहते हैं। पहला, क्या डिस्ट्रिक्ट जज का डिसीजन सही था जिनमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था? सेकंड, क्या नॉन गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्कमैन हैं, जो कि एक एसेंशियल क्राइटेरिया है ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का। तो अब चलिए देखते हैं पिटिशनर के ग्राउंड जिन पे उन्होंने अपील की थी और उनको सुनकर के कोर्ट के द्वारा दी गई रीजनिंग को। तो पिटिशनर के द्वारा मेनली दो कंटेंशंस दिए जाते हैं। पहला, सेक्शन 7 क्लोज 1 ट्रेड यूनियन एक्ट का, उसके अनुसार रजिस्ट्रार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए फर्दर इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि ट्रेड यूनियन की कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। और जब तक ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं हो तब तक रजिस्ट्रार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन से मना करे। तो प्रेजेंट केस में रजिस्ट्रार है उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन है वो डिमांड की थी, तो इसलिए वो जब तक सप्लाई नहीं हो तब तक रजिस्ट्रार के पास कोई भी अधिकार नहीं है रजिस्टर करने से मना करने के लिए। तो यही भी यहाँ पे पिटिशनर का ग्राउंड रहता है। तो इसी को डील करते हुए कोर्ट बोलती है कि जो मेनली सेक्शन 8 है उसमें ये बोला गया है, मतलब उसमें रिजेक्शन का ग्राउंड डिफाइन किया गया है और उसमें क्लियरली बोला गया है कि अगर कोई भी एसोसिएशन है वो ट्रेड यूनियन एक्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर सकता है रजिस्टर करने से। तो उन्होंने जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिमांड की थी रजिस्ट्रार ने, वो सप्लाई हो या नहीं हो, रजिस्ट्रार अपने बेसिस पे उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधारों पर भी उनको जो अगर लग रहा है कि जो ये जो एसोसिएशन है वो ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए जो भी एसेंशियल क्राइटेरिया चाहिए उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो रजिस्टर करने से रिजेक्ट कर सकते हैं। और प्रेजेंट केस में जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो वर्कमैन की कैटेगरी में ही नहीं आ रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2G में डिफाइन की गई है, जिसके अनुसार वो पर्सन जो कि ट्रेड या इंडस्ट्री में काम करते हैं
वही पर्सन वर्कमैन होंगे और यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ट्रेड या इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं। सेकंड कंटेंशन यहाँ पे पिटिशनर का रहता है, वो सेकंड कंटेंशन में केस रेफर करते हैं हॉस्पिटल मजदूर सभा केस 1960 और उस केस को रेफर करते हुए वो बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल है जिनको कोर्ट ने इस केस में इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया था और यहाँ पे जो भी काम कर रहे डॉक्टर नर्सेज हैं उनको वर्कमैन का, इसलिए प्रेजेंट केस में हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनको भी कोर्ट को वर्कमैन का दर्जा दे देना चाहिए और उसके साथ साथ में हमारी जो एसोसिएशन है उसको ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर भी कर लेना चाहिए। तो अब इसको डील करते हुए कोर्ट बोलती है कि जो क्वाजी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड तो होती है लेकिन मैनेज की जाती है प्राइवेटली, तो ऐसे जो एजेंसीज हैं उनको इंडस्ट्री के स्कोप में रखा गया है। लेकिन जो प्रेजेंट केस में अपिलिन का यूनियन है वो प्राइवेटली मैनेज नहीं हो रहा है, वो प्रॉपरली मैनेज भी गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है और इसके साथ साथ में सपोर्टेड भी गवर्नमेंट के द्वारा ही है, तो वहाँ पे प्राइवेटली कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से ये इंडस्ट्री के स्कोप में नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पे पिटिशनर के ग्राउंड और इसके साथ साथ में कोर्ट के द्वारा जो दी गई रीजनिंग है उनको देख लिया। अब हम देखते हैं कि कोर्ट के द्वारा अदर रीजनिंग्स क्या क्या दी गई। तो कोर्ट अपने थर्ड रीजनिंग में बोलती है कि इंडियन लॉ में गवर्नमेंट की जो सॉवरेन एक्टिविटीज़ हैं उनको इंडस्ट्री के स्कोप से बाहर रखा गया है और प्रेजेंट केस में जो नॉन गजेटेड ऑफिशियल्स हैं जिनमें इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स जैसे कि तहसीलदार, सब मजिस्ट्रेट इत्यादि शामिल हैं, ये सभी सॉवरेन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से ये ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। फिर ये कोर्ट अपनी फोर्थ रीजनिंग में बताते हैं कि ट्रेड यूनियन बनाने के लिए इंडस्ट्री में वर्कमैन का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ना तो जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ना ही एसोसिएशन के मेंबर्स वर्कमैन की कैटेगरी में आ रहे हैं। और लास्ट में कोर्ट कंक्लूड करते हुए बोलती है कि जो ट्रेड यूनियन है जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऑब्जेक्ट पे चलती है वो भी सिविल सर्वेंट फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका टेन्योर, रिमूवल ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित है, तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी उन पर फॉलो नहीं होता है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट यहाँ पे अपील रिजेक्ट कर देती है और जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनका डिसीजन सही ठहराती है और यही बोलते हैं कि जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लास्ट में समझ लेते हैं कि ट्रेड यूनियन बनाने के लिए एसेंशियल क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया, जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो कोई इंडस्ट्री में वर्क करे और जो वर्कमैन की कैटेगरी के अंदर आए। सेकंड, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ काम करें। और इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है उसको भी वो फॉलो करें। एसेंशियल क्राइटेरिया है जो कि इन केसेस में मेंशन किया गया था। तो इसी के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा और इस केस में क्लैरिटी हुई होगी। तो ऐसे ही सेशंस के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस केसेस पे क्लैरिटी हो सके।